आज़ादी आई 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय 10 करोड़ रुपए की दवाएं देश में इस्तेमाल होती थी। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि आज़ादी जब आई इस देश में तो मात्र 10 करोड़ रुपए की दवाएं इस्तेमाल होती थीं। आज़ादी आने के लगभग 4-5 वर्षों के बाद 1952 तक आते आते 70 करोड़ रुपए की दवाएं इस्तेमाल होने लगी। फिर पंचवार्षिक योजना पूरी हुई। 1957 के आते आते इस देश में 110 करोड़ की दवाएं इस्तेमाल होने लगी। फिर दूसरी पंचवार्षिक योजना, तीसरी पंचवार्षिक योजना, अभी होते होते हमारे देश में करीब 11 पंचवार्षिक योजनाएं पूरी हुई हैं। और अब हमारे देश की सरकार बोलती है कि 40,000 करोड़ रुपए की दवाएं बाजार में इस्तेमाल हो रही हैं। हमारी सरकार का ये कहना है कि ये 40,000 करोड़ का जो व्यापार है दवाओं का, ये वो है जिसके बारे में सरकार को जानकारी है, जिसके बारे में हमारे देश की संस्थाओं को जानकारी है। माने ये सफ़ेद व्यापार है, ये वाइट मनी का पैसे का व्यापार है। और अगर इसमें ब्लैक वाला जोड़ दिया जाए जिसके बारे में सरकार को भी पता नहीं है, तो उनका ये कहना है कि ये कुछ भी हो सकता है। आंकड़ा 80,000 करोड़ हो सकता है, 1 लाख करोड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हमारे देश के बारे में आज़ादी के बाद पिछले 63 वर्षों में भारत सरकार के द्वारा समय समय पर कई विशेषज्ञों के दल गठित किए गए थे और हर एक विशेषज्ञों के दल को ये कहा गया था कि भारत देश की ज़रूरतों के अनुसार ये बताएं कि कितनी दवाएं बहुत ज़रूरी हैं इस देश के लोगों को। सबसे पहले हमारे देश की सरकार ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम था जस्टिस हाथी कमीशन। उसको भारत सरकार हाथी कमेटी भी कहती है। एक जस्टिस हाथी हुआ करते थे हमारे देश की न्याय व्यवस्था में, बहुत ईमानदार व्यक्ति के रूप में उनका पहचान था। तो उनकी अध्यक्षता में सबसे पहली बार जब कमीशन बनाया इस देश में और इस बात की जांच कराई गई कि बाजार में जो दवाएं बिक रही हैं इनमें से कितनी दवाएं हैं जो बहुत काम की हैं, जो बहुत जरूरी हैं, जिनके बिना किसी का इलाज नहीं हो सकता, जीवन रक्षक हैं, बहुत आवश्यक हैं। तो जस्टिस हाथी ने हमारे देश के सभी बड़े विशेषज्ञों को बुलाया अपने सामने और विशेषज्ञों को उन्होंने ये कहा, निवेदन किया कि आप छोटे छोटे समूह बनाइए और भारत देश में जितनी बीमारियां हैं उन बीमारियों के अनुसार दवाओं की एक सूची बना के दीजिए कि कितनी दवाएं हैं जो भारत के मरीजों के लिए बहुत आवश्यक हैं, जीवन रक्षक हैं। तो आपको सुन के हैरानी होगी, सारे विशेषज्ञों ने मिलकर एक सूची तैयार की जिसमें 117 दवाओं के नाम दिए गए और ये कहा गया कि ये 117 दवाएं बहुत जरूरी हैं, बहुत काम की हैं। इन दवाओं के बिना किसी भी मरीज का इलाज नहीं हो सकता, ये तो बहुत आवश्यक हैं, जीवन रक्षक हैं। तो उन 117 दवाओं की सूची को जारी किया गया और सरकार की तरफ से सभी चिकित्सकों को ये निवेदन किया गया कि आप ध्यान रखें, अपने मरीजों को जब दवाएं आप लिखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो आप इन 117 दवाओं के बाहर जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि यही दवाएं सारे देश के विशेषज्ञों ने आम राय से तय की हैं। वो सरकार ने तय नहीं की थी, हमारे देश के आपके जैसे डॉक्टर विशेषज्ञों द्वारा तय की गई थी। फिर क्या हुआ, जस्टिस हाथी कमीशन की ये रिपोर्ट आई तो सारे बाजार में हल्ला हो गया और दवा बनाने वाली कंपनियों ने इस रिपोर्ट को खारिज करने की ताकत लगा दी और सरकार के ऊपर इतना दबाव डाला कि इस रिपोर्ट को सरकार कभी ना माने। लेकिन भारत सरकार ने उस रिपोर्ट को जारी किया और सारे देश के विशेषज्ञ डॉक्टरों को ये पता चला कि 117 दवाएं बहुत जरूरी हैं, भारत की जलवायु के अनुसार, भारत के वातावरण के अनुसार, यहाँ के लोगों को होने वाले जो रोग हैं, जो बीमारियां हैं, उनके अनुसार। आपको सुन के हैरानी होगी कि इन 117 दवाओं की सूची जब मैंने देखी तो सर्दी खांसी जुकाम से लेकर सबसे खराब बीमारियां जो हमारे यहाँ मानी जाती हैं, जिनको जानलेवा बीमारी हम कहते हैं, जैसे कैंसर है, तो सर्दी खांसी जुकाम से लेकर कैंसर तक की बीमारियों को सारा कवर करने वाली ये दवाएं हैं 117। सरकार ने फिर एक कानून बना दिया इस देश में कि जो भी कंपनी दवा का लाइसेंस मांगेगी सरकार से, उसके ऊपर पहले से ये एक
ऑब्लिगेशन होगा, पाबंदी होगी कि इन 117 दवाओं का उत्पादन उस कंपनी को जरूर करना पड़ेगा और बाकी कोई और दवा वो बनाना चाहे तो उसके लिए सरकार सोचेगी। तो जरूरी दवाओं का उत्पादन इस तरह से इस देश में शुरू हुआ, कानून की मदद से, कानून के माध्यम से, और धीरे धीरे भारत के लोगों को जरूरी दवाएं उपलब्ध होने लगी। आज़ादी जब आई थी और उसके लगभग पहली पंचवार्षिक योजना के पूरा होने तक ज़्यादातर जरूरी दवाएं बाहर से आयात होती थी, विदेशों से आती थी। लेकिन ये कानून जब बन गया हमारे देश में तो विदेशों से आयात होने वाली दवाओं की संख्या लगातार घटती गई और धीरे धीरे देश में ही उत्पादन बढ़ता चला गया और मरीजों को सस्ती कीमत पर उपलब्ध दवाएं हो गईं जो बहुत ज़रूरी थी। फिर हमारे बाजार में एक नया दौर आया और बहुत सारी विदेशी कंपनियों ने हमारे देश में एक साथ प्रवेश किया। हमारे देश की सरकार की नीति बदल गई। पहले हमारे यहाँ नीति ये हुआ करती थी कि विदेशी कंपनियों के हाथ में दवाओं के उद्योग को न छोड़ा जाए, देश की कंपनियों पर भरोसा किया जाए, स्वदेशी के रास्ते पर आगे बढ़ा जाए, स्वावलंबी देश को बनाया जाए दवाओं के उत्पादन में, क्योंकि दवा एक ऐसी संवेदनशील वस्तु है जिसका उत्पादन अगर आपके हाथ में नहीं है, किसी दूसरे के हाथ में है, तो वो कभी भी आपको ब्लैकमेल कर सकता है। मान लीजिए देश में कोई महामारी फैल गई, प्लेग फैल गया। अब आप कल्पना करिए कि प्लेग में काम आने वाली दवाएं अगर किसी विदेशी कंपनी के हाथ में है, सारा उत्पादन किसी विदेशी कंपनी के एकाधिकार में है, या विदेशी कंपनी पूरी तरह से आयात करके उस दवा को लाती है, तो महामारी के समय में वो कंपनी सरकार के साथ बोलेगी कि भाई ये 100 रुपए की दवा है, हम तो इसको 1000 में बेचेंगे, 10,000 में बेचेंगे, आपकी मर्जी है तो लीजिए, नहीं है तो नहीं लीजिए। तो सरकार के हाथ पैर फूल जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्योंकि दवा के व्यापार पर और उसके मूल्य पर पूरा नियंत्रण सरकार का अगर नहीं है और किसी विदेशी कंपनी के हाथ में कोई एक मोनोपोली आइटम आ गया जिसको वो कंपनी पूरी तरह से मुनाफेखोरी में बदल देगी, तो आपके लोग तो मर जाएंगे बिना दवा के, बहुत महंगी दवाएं हो जाएंगी। और विदेशी कंपनियां अक्सर ऐसे समय का इंतजार करती रहती हैं कि कब कोई बड़ी महामारी फैले। कई बार तो महामारी फैला दी जाती है ताकि उनकी दवाएं बड़े पैमाने पर बिक सके। तो भारत देश की संसद ने इस विषय पर बहुत बहस की। श्रीमती गांधी जब देश की प्रधानमंत्री बनी तो उनका पहला लक्ष्य ये था कि गरीब लोगों को सस्ती दवाएं, जीवन रक्षक दवाएं, आवश्यक दवाएं कम से कम कीमत पर उपलब्ध होनी चाहिए। ये उनके 20 सूत्री कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम था और उन्होंने इसके लिए पूरी ताकत लगाई और पूरी ईमानदारी से काम किया और उसका परिणाम निकला कि भारत दवाओं के उत्पादन में 1970 तक आते आते आत्मनिर्भर हो गया। पहले जहां हम विदेशों से आयात करते थे अधिकतर दवाएं, फिर यहीं बनने लगी सारी दवाएं। बाद में क्या हुआ, 1990-91 से हमारे देश की सरकार ने नीति में बदलाव किया और ऐसा बदलाव कर दिया कि विदेशी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा व्यापार कर सकें, बाहर से आ सकें, और दवा के क्षेत्र को भी विदेशी कंपनियों के लिए बड़े पैमाने पर खोल दिया गया। नतीजा ऐसा खराब निकला कि भारत के बाजार में दवाओं की बाढ़ आ गई। जैसे जैसे कंपनियां बढ़ी वैसे वैसे दवाएं बढ़ी। पहले विदेशी कंपनियां बहुत नियंत्रित थीं, फिर उन पर नियंत्रण खत्म हुआ, अंधाधुंध विदेशी कंपनियां बाजार में आईं और उन्होंने बाजार में ऐसी ऐसी दवाएं लाके डालना शुरू किया जिनकी कोई ज़रूरत नहीं दूर दूर तक, जो बेकार की हैं, गैर जरूरी हैं, जिनको आप इरेशनल कह सकते हैं, इरेलीवेंट कह सकते हैं। ऐसी दवाओं का पूरा बाजार भर गया। अभी भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारे देश की सरकार का यह कहना है कि बाजार में 84,000 फॉर्मुलेशंस हैं जो बिक रहे हैं और हाथी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मात्र 117 दवाएं हैं जो बहुत जरूरी हैं और आवश्यक हैं जीवन को बचाने के लिए। 117 दवाएं जरूरी हैं, आवश्यक हैं जीवन को बचाने के लिए, और बाजार में 84,000 फॉर्मुलेशंस बिक रहे हों तो किसी भी डॉक्टर को यह चुनाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है। हाथी कमीशन की रिपोर्ट में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक संशोधन किया। WHO के विशेषज्ञों की एक टीम भारत आई थी और भारत सरकार के साथ उनका लंबा वार्तालाप हुआ।
तो WHO के विशेषज्ञों का यह कहना था कि ये जस्टिस हाथी कमीशन की रिपोर्ट काफी पुरानी है, अब तो समय के अनुसार कुछ नई बीमारियां आ गई हैं, तो उन नई बीमारियों के अनुसार दवाओं की संख्या बढ़नी चाहिए। तो भारत सरकार ने WHO के विशेषज्ञों को कहा कि आप अच्छा बना दीजिए, एक दूसरी सूची बना दीजिए जो भारत की आज की जरूरत के अनुसार से बहुत आवश्यक दवाओं की सूची हो, जो जीवन आवश्यक दवाओं की सूची हो। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के विशेषज्ञों ने एक दूसरी सूची तैयार की। इस दूसरी सूची में उन्होंने जस्टिस हाथी कमीशन वाली पहली सूची को शामिल किया जिसमें 117 दवाएं हैं, उसके बाद कुछ अतिरिक्त दवाओं को जोड़ दिया। तो अब भारत देश में जीवन आवश्यक दवाओं की सूची बढ़कर 450 हो गई है। माने भारत की बीमारियों के लिए, भारत के मरीजों के लिए, भारत की आबोहवा और जलवायु को ध्यान में रखते हुए कुल दवाओं की जो जरूरत है हमें वो 450 मात्र है। माने 450 दवाओं में सर्दी खांसी जुकाम से लेकर अब कैंसर तक की सब बीमारियों का इलाज हो सकता है। और WHO के विशेषज्ञों का यह कहना है कि लगभग 150 बीमारियां भारत में प्रमुखता से पाई जाती हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत के सभी इलाकों में। इनमें महामारियों को शामिल नहीं किया गया है, एपिडेमिक्स इसमें नहीं है। तो वो कहते हैं कि पूरे भारत में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लगभग 150 बीमारियां हैं और इनमें कैंसर जैसी भी गंभीर बीमारियां हैं, सर्दी खांसी जुकाम जैसी साधारण हैं। इन सबका कुल मिलाकर इलाज करने के लिए 450 से ज्यादा दवाओं की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो WHO की एक रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि 450 दवाएं चाहिए। भारत देश में जस्टिस हाथी कमीशन की रिपोर्ट है, वो कहते हैं 117 दवाएं काफी हैं। अगर हम WHO की रिपोर्ट को अधिकतम मान के बात करें तो 450 दवाओं से ज्यादा इस देश को अब जरूरत नहीं है। अब इस देश में 84,000 फॉर्मुलेशन क्यों बिकने चाहिए फिर? लेकिन ये बिक रहे हैं। वास्तविकता यही है, सच्चाई यही है। जब सरकार के विशेषज्ञों के सामने हमारे जैसे लोग बात करते हैं कि आपकी रिपोर्ट कहती है 450 से ज्यादा दवाएं नहीं होनी चाहिए, फिर बाजार में 84,000 दवाएं क्यों हैं? तो ज्यादातर सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ दबे जुबान में एक बात कहते हैं कि देखिए भारत में कुछ भी हो सकता है, यहां भ्रष्टाचार, करप्शन इतने बड़े पैमाने पर है कि किसी भी कंपनी को कुछ भी दवाएं बेचने का, कुछ भी दवाएं बनाने का बहुत आसानी से लाइसेंस मिल सकता है और विदेशी कंपनियों को तो और जल्दी मिल सकता है, क्योंकि हमारी सरकार ऐसा मानती है कि विदेशी कंपनियां जब आती हैं तो वो सब अच्छा ही अच्छा करती हैं, खराब कुछ करती ही नहीं है। इसलिए विदेशियों को तो कोई भी लाइसेंस बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो एक एक दवा कंपनी को हजारों दवाओं के लाइसेंस मिले हुए हैं। उस चक्कर में 84,000 फॉर्मुलेशन बाजार में बिक रहे हैं और हजारों करोड़ रुपए हमारे लोगों की जेब से निकालकर ये कंपनियां अपने अपने देशों में ले जा रही हैं। ध्यान इस बात का दें कि मात्र 450 की जरूरत है और 84,000 फॉर्मुलेशन बाजार में है। तो कितने बड़े पैमाने पर गैर जरूरी दवाएं, इर्रेशनल दवाएं, इर्रेलीवेंट दवाएं बाजार में उपलब्ध हैं और मरीज उनको खाने के लिए मजबूर हैं। अब ये जो सारा खेल चल रहा है, इस खेल में एक बहुत बड़ी कड़ी हजारों लाखों चिकित्सक हैं और वो कड़ी क्या है? ये सारी दवाएं जो बिक पाती हैं बाजार में, उसमें चिकित्सकों की बहुत बड़ी मदद लगती है। अगर चिकित्सक के प्रेस्क्रिप्शन में दवाएं नहीं लिखी जाएं तो आसानी से वो बिक नहीं सकती हैं। तो इन कंपनियों को दवाओं के बिजनेस में हजारों लाखों प्रतिशत का मुनाफा कमाना होता है। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, किसी भी व्यापार में हजारों प्रतिशत के मुनाफे नहीं होते। अगर आप सोने का व्यापार करें तो सोने के व्यापार में मुनाफे के प्रतिशत 10, 15, 20 से लेकर 50, 60% तक, बहुत अधिक तो 100% तक। चांदी का व्यापार करें, प्लेटिनम का व्यापार करें, कोयले का व्यापार करें, लोहे का व्यापार करें, स्टील का व्यापार करें, हवाई जहाज बनाने के उद्योग में लगने वाले जो अन्य पदार्थ हैं, मेटल हैं, उनका व्यापार करें, किसी भी व्यापार में 10, 20, 50% से लेकर 100, 200% के मुनाफे होते हैं। लेकिन ये दवाओं का व्यापार, इसमें मुनाफे 10, 20, 50% में नहीं होते, 20-20 हजार प्रतिशत में होते। दुनिया में दवाओं के व्यापार पर सबसे बड़ा कब्जा रखने वाली जो अमेरिका की और यूरोप की बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मैं नाम लेके कहूं, एक फाइजर नाम की कंपनी है,
एक रोश नाम की कंपनी है, वोरोबेल्कम नाम की कंपनी है, ग्लैक्सको स्मिथ लाइन बीचम नाम की कंपनी है। ऐसी 100 बड़ी कंपनियां दुनिया की, जिनकी सूची हर साल जारी की जाती है दुनिया भर में, ऐसी 100 दवा कंपनियों की मैं बैलेंस शीट देख देख के कुछ हिसाब निकाला तो पता चला कि किसी भी दवा कंपनी का मुनाफा 20,000% से तो कम नहीं है। 20,000% के मुनाफे। जो मूल दवा होती है, जिसको आप बेसिक ड्रग कहते हैं, वो बहुत सस्ती होती है। जब उसके फॉर्मुलेशन तैयार होकर बाजार में आते हैं तो 20,000% मुनाफा तो बहुत सामान्य बात है, उस पर वो बिक जाते। मूल दवा हो सकता है 100 रुपए किलो की हो, मूल दवा हो सकता है 200, 250, 300 रुपए किलो की हो, लेकिन उससे तैयार फॉर्मुलेशन की एक एक टैबलेट बाजार में 20-25 रुपए से लेके 200, 500, 1000 रुपए तक बिक जाएगी। इतना बड़ा धंधे का मुनाफा, माने इतने बड़े मुनाफे का ये धंधा है दवाओं का। और इस मुनाफे के धंधे में उत्पादक कंपनियों को जब 20-20,000% का लाभ है तो वो उस लाभ का फिर बंटवारा करते हैं, और वो बंटवारा ऊपर से नीचे तक होता है। केमिस्ट और ड्रगिस्ट को वो बंटवारा जाता है, फिर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाले चिकित्सक हैं उनके पास भी कुछ हिस्सा पहुंचता रहता है, ताकि आप उनकी दवाएं लिखते रहें, ताकि उनको वो सब दवाएं बेचकर मुनाफा होता रहे। और इस तरह से ये सारा रैकेट तैयार हो जाता है। अब इस पूरे रैकेट में जो पिस रहा है वो साधारण आदमी है, गरीब आदमी है। भारत जैसे देश के बारे में तो विशेष बात है कि हमारा भारत देश इस समय 115 करोड़ लोगों का देश है। 115 करोड़ लोगों में 84 करोड़ लोगों की आमदनी एक दिन में 20 रुपए से कम है। जिस देश में 84 करोड़ लोग 20 रुपए से कम की आमदनी एक दिन में कर पाते हों, वहां के लोगों को दवाएं बेचना, और वो भी महंगी दवाएं बेचना, ये किसी भी बड़े अपराध से कम नहीं। यहां की तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सस्ती से सस्ती दवाएं कम से कम लागत पर, कम से कम मुनाफे पर लोगों के लिए उपलब्ध हों। लेकिन अभी बिल्कुल उल्टा हो गया है। महंगी से महंगी दवाएं ज्यादा से ज्यादा मुनाफे पर हमारे देश के लोगों के लिए उपलब्ध हैं। हमारे देश में गरीबी का आलम यह है कि भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि कुल आबादी में मात्र 35% लोग ही हैं जो इलाज करने की स्थिति में हैं, माने जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, जो आपके पास आ सकते हैं, आयुर्वेद के किसी चिकित्सक के पास जा सकते हैं, होम्योपैथी में जा सकते हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, बायोकेमिक, आयुर्वेद, मैग्नेट थेरेपी, नेचुरोपैथी, सब तरह की चिकित्सा व्यवस्थाओं का लाभ ले सकने की स्थिति में सिर्फ 35% लोग हैं। 65% लोग तो अभी भी अपनी बीमारी की स्थिति में किसी ओझा के पास जाते हैं, कोई झाड़ फूंक करने वाले के पास जाते हैं, और आप जानते हैं उसका दुष्परिणाम क्या होता है। वो ओझाओं के पास जा रहे हैं, झाड़ फूंक करने वालों के पास 65% लोग जा रहे हैं, तो इसके पीछे उनकी श्रद्धा और विश्वास का मामला नहीं है, मजबूरी का मामला है। क्योंकि उनके पास दवा खरीदने के लिए और किसी चिकित्सक के पास जाने के लिए उतने पैसे नहीं है। और दवा व्यवसाय में मुनाफाखोरी, कॉमर्शलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया है कि कोई सस्ती दवा बाजार में उपलब्ध नहीं है। तो इन कारणों से हमारे देश का आम आदमी बहुत पिस रहा है और परेशानी में जी रहा है। जरूरत की दवाएं 450 और फॉर्मुलेशंस बिक रहे हैं 84,000। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर यह गोरख धंधा चल रहा है। हमारे देश में समय समय पर सरकारों की तरफ से अलग अलग बार संसद में बयान दिए गए, संसद के दबाव में आकर समय समय पर सब कमेटीज बनाई गई, स्टैंडिंग कमेटीज बनाई गई, स्टीयरिंग कमेटीज बनाई गई इस विषय पर सरकार के द्वारा जांच करने के लिए, और हर बार नतीजा उसका शून्य ही निकला। कई बार संसद में यह हंगामा हुआ है कि भारत में इतनी गैर जरूरी और बेकार की दवाएं क्यों बिक रही हैं। तुरंत सरकार एक कमेटी बना देती है, वो स्टैंडिंग कमेटी हो सकती है, स्टीयरिंग कमेटी हो सकती है, 2-4 साल वो रिसर्च करती है, आंकड़े लगभग वैसे ही आते हैं कि फालतू दवाएं बहुत ज़्यादा हैं, गैर जरूरी दवाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो अब इनको खत्म कैसे किया जाए। कमेटी उनके रिकमेंडेशंस देती है, लेकिन सरकार उस पर कुंडली मार के बैठ जाती है। एक भी कमेटी की बात को सरकार कभी मानती नहीं। कोई भी कंपनी जब गैर जरूरी दवाओं का, बेकार की दवाओं का व्यापार करती है तो उसकी सेटिंग हमारे देश के मंत्रियों से लेकर सांसदों से लेकर अधिकारियों तक सबके साथ हो जाती है।
कई बार तो यह देखा गया है कि संसद में किसी कंपनी के बारे में सवाल पूछा जाता है, कंपनी वाले तुरंत पहुंच जाते हैं सवाल पूछने वाले सांसदों के पास, और अगले ही दिन पता चलता है कि वो सवाल गायब हो गया। जिन्होंने पूछा था उन्होंने उसका उत्तर जानने से भी इनकार कर दिया, पता नहीं क्या लेन देन हुआ, कैसी सेटिंग हो गई। तो हमारे देश में करप्शन का लेवल इतना ऊंचा, भ्रष्टाचार का लेवल इतना ऊंचा, उस स्थिति में सरकार की तरफ से कोई प्रभावी काम नहीं हो रहा है इस दिशा में। और अगर नहीं हो रहा है तो क्या है, एक ही रास्ता बचता है, जो संवेदनशील और बुद्धिमान चिकित्सक हैं उनके सामने इस विषय को रखा जाए और शायद उसमें से कोई रास्ता निकाला जाए। यही एक अभीष्ट हो सकता है। इस दृष्टि से मैंने ये विषय आपके सामने उठाया। हमारे देश में जो फालतू की बेकार दवाएं बिक रही हैं, जिनको दुनिया के किसी देश ने बेचने से मना कर दिया। आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि दुनिया में बांग्लादेश जैसे छोटे देश 50 से ज्यादा हैं, जिनकी आबादी 2 करोड़ के आसपास है। इन देशों ने भी इतने सख्त कानून बना रखे हैं कि वहां फालतू की गैर जरूरी दवाएं और खतरनाक दवाएं बिक नहीं पाती उनके बाजारों में। मुझे बहुत अफसोस है और दुख है ये कहते हुए कि जिन दवाओं को बांग्लादेश की सरकार ने भी बंद करा दिया है अपने बाजार में, वो दवाओं को भारत की सरकार बंद नहीं करा पा रही है अपने बाजार। जिन दवाओं को नेपाल की सरकार ने बंद करा दिया है अपने बाजारों में फालतू और गैर जरूरी मानकर, उन दवाओं को भारत सरकार बंद नहीं करा पा रही है अपने बाजार। एक बहुत छोटे से देश की बात करना चाहता हूं